नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी नेटवर्क पर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। तो धुआं और प्रदूषण से मौतें हो रही हैं। जी हाँ, धुआं और प्रदूषण अब जानलेवा साबित हो रहा है। इसकी वजह से लोग तेजी से सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की चपेट में आ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह बीमारी मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण बन चुकी है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि सीओपीडी से मौत की दर सबसे ज्यादा राजस्थान में है। 1,00,000 लोगों में से 111 लोगों की मृत्यु सीओपीडी नाम की इस बीमारी से हो रही है। आपको बता दें कि ये बीमारी चूल्हे पर खाना बनाने और उससे होने वाले प्रदूषण की वजह से होती है। मतलब साफ है कि अभी भी लोग धुएं को लेकर जागरूक नहीं हुए हैं। आज चर्चा इसी पर करेंगे कि इतनी तरक्की की बातों और विकास के दावों के बीच गांव में लोग चूल्हे के धुएं में खाना बनाने को क्यों विवश हैं, और ये धुआं और प्रदूषण हवा आखिर कितनी जानलेवा साबित हो रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे आपका तारुफ करवाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा विषय समझाते हैं। तो धुआं प्रदूषण जान ले रहा है, और तस्वीरों के साथ साथ कुछ ग्राफिक्स के जरिए, कुछ इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि ये पूरी जो समस्या है ये आखिर है क्या। तो धुआं, देखिए, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का खतरा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान में मौत की दर 1,00,000 में 111, न्यूनतम मृत्यु दर नागालैंड में 1,00,000 में 18 है, और राजस्थान में 111। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये बीमारी जान ले रही है, जानलेवा साबित हो रही है। इस बीमारी की चपेट में लोग आ रहे हैं। खाना पकाने से, चूल्हे पर खाना पकाने से जो प्रदूषण होता है उससे ज़्यादातर महिलाएं इसका शिकार बनती है। देश में सालाना इस बीमारी से करीब 9.25 लाख मौतें होती हैं। ग्रामीण इलाकों में इसका प्रतिशत 5.5% से भी कुछ ज़्यादा है। शहरों में 11.4% लोग सीओपीडी के मरीज बन चुके हैं। सीओपीडी में मौत की दर सबसे ज़्यादा अगर पूरे देश में कहीं है तो वो राजस्थान में है। राजस्थान में मौत की दर 1,00,000 में 111 है, यानी 1,00,000 लोगों को ये बीमारी होती है, 111 लोग उसमें मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसी विषय को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। अब एक और ग्राफिक्स आप देखिए, बार बार बलगम आना, ये क्या है? इस प्रदूषण, इस बीमारी के संकेत हैं। इससे होता क्या है, सांस लेने में दिक्कत आती है, और ये बीमारी से बलगम जैसी समस्या पैदा होती है। लंबे समय तक खांसी रहती है, यानी कई बार आदमी इलाज भी करवा लेता है, लेकिन उसके बाद भी खांसी पीछा नहीं छोड़ती। छाती में जकड़न जैसा महसूस होता है। बार बार बलगम आना इसका एक कॉमन सिम्टम बन जाता है। सांस लेने में इससे खासतौर पर महिलाओं को दिक्कत होती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा करीब होती हैं उस वक्त खाना बनाते समय चूल्हे के। लंबे समय तक इससे गृहिणियों को और अन्य लोगों तक भी जब इसका धुआं पहुंचता है तो फिर उनको छाती में जकड़न जैसा महसूस हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। अब देखिए, इसका इन्हेलर और नेबुलाइज़र एक दो ऐसी चीज़ें हैं जिनका डॉक्टर्स सलाह देते हैं इस्तेमाल करने की। डॉक्टर से परामर्श लेना लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन्हेलर पंप सबसे सटीक उपाय इसका डॉक्टर्स द्वारा बताया जाता है। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स अभी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे इस विषय पर हम। लेकिन ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है डॉक्टर्स द्वारा भी कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कितनी डोज लेनी, कौन सा नेबुलाइज़र यूज़ करना, आपकी सेहत के लिए आपके हिसाब से कौन सा बेहतर रहेगा, ये डॉक्टर से परामर्श आपको इसमें लेना पड़ेगा। इसमें कोई जनरल आप इलाज ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे साथ इस चर्चा में डॉक्टर्स जुड़ेंगे, उनसे हम जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ें ज़्यादा सूटेबल हैं सभी लोगों को जनरलाइज तरीके से भी, और अगर ज़्यादा किसी को दिक्कत हो रही है तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए, ये सब बातें हम लोग करेंगे। और ये धुआं जो है ये कितना ज़्यादा हानिकारक है, ख़ासतौर पर चूल्हे से जो ये धुआं निकलता है ये कितना महिलाओं को प्रभावित कर रहा है, इस पर ज़रा बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अनिल गुप्ता जुड़ेंगे, सदस्य हैं आप सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। साथ ही हमारे साथ भवरीन खंडारी साहब होंगे, पर्यावरणविद हैं आप। विवेक चट्टोपाध्याय जी होंगे, सीनियर प्रोग्राम मैनेजर हैं आप एयर पॉल्यूशन कंट्रोल यूनिट में। डॉक्टर विकास मौर्य होंगे, आप सीनियर डायरेक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में। आप
चारों लोगों का बहुत स्वागत करता हूं मैं। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों लोगों का इस शो में। चर्चा की शुरुआत आप सबके साथ हम लोग करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण ये विषय हो जाता है क्योंकि और इस विषय पर आप लोग का अनुभव, आप लोग की राय क्या है, ये मैं जानने का प्रयास करूंगा। कुछ सवाल हैं और वो सवाल, सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या, जिसकी शुरुआत मैं अगर करूं, सबसे पहले डॉक्टर विकास मौर्य साहब से इसकी शुरुआत करते हैं। विकास जी, ये जो चूल्हे से उठने वाला धुआं है, ये कितना अलग है सामान्य प्रदूषण से, या जो सामान्य धुआं होता है जो दिवाली के बाद भी हम लोग देखते हैं, क्या ये उससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है? देखिए, सीओपीडी है एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज नाम की बीमारी है। इसको हम काला दमा भी बोलते हैं। हम्म। और काला दमा इसलिए बोलते हैं क्योंकि मुख्य रूप से ये स्मोकिंग से, जो हम कहते हैं सिगरेट का धुआं या बीड़ी सिगरेट हुक्का, इनके धुएं से होती है। हम्म। और इसके अलावा ये जो पैसिव स्मोकिंग है, जैसे चूल्हा है, चूल्हे पे अगर काम कर रहे हैं, जो महिलाएं काम कर रही हैं, वहां पे ये बायोमास फ्यूल यूज होता है, जैसे लकड़ी है, कोयला है या काव डंग है। तो इनसे जो धुआं निकलता है वो भी कहते हैं सांस में हमारी जाता है, फेफड़ों को अफेक्ट करता है, सांस की नलियों को भी अफेक्ट करता है। और धीरे धीरे इसका जो क्रॉनिक एक्सपोजर होता है ओवर मतलब काफी सालों तक, ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये सांस की नलियों में सूजन कर देता है, फेफड़ों में फैलाव कर देता है। और उससे जो बीमारी जो बनती है उसको बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। हम्म। तो ये उतनी ही हानिकारक होती है जितना कि आपको जो सीओपीडी जो सिगरेट पीने से होता है, ये भी उतना ही हानिकारक होता है। और जो चूल्हे पे काम, जैसे पहले हमारे चूल्हे पे काम काफी ज्यादा होता था, तो काफी महिलाएं इससे पीड़ित होती थी। धीरे धीरे एलपीजी गैस का इस्तेमाल होने लगा तो तो इससे मरीज जो है कम होने लगे। लेकिन अभी भी हमारे विलेजेस में और हमारे कहते हैं जो पेरिफेरल एरियाज हैं, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। तो उनमें इसकी संख्या बढ़ने का और इस बीमारी से पीड़ित होने का जो रिस्क है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि इसमें हमें फिर सांस की दिक्कतें होंगी जो कि बढ़ती जाती है, रुकती नहीं है, और दवाई हमें लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। हम्म। और आगे जाके हमारे दूसरे अंग भी इसमें इफेक्ट हो सकते हैं। इफेक्ट हो सकता है, यानी कि ये सिर्फ लंग्स तक ही सीमित नहीं है, सिर्फ रेस्पिरेटरी बीमारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य ऑर्गन्स को भी प्रभावित कर सकती है। एयर पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट इस समस्या को लेकर के क्या सोचता है? और चूल्हे पर जो लगातार अब भी काम हो रहा है, तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से हुई हैं, उज्ज्वला योजना के तहत कोशिश की गई कि भाई घर घर में सिलेंडर पहुंचाया जाए, उसके बावजूद जब चूल्हे का इस्तेमाल हो रहा है तो एपीसीबी यानी एयर पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट से हमारे साथ विवेक चट्टोपाध्याय जी हैं, आप सीनियर प्रोग्राम मैनेजर है वहां पर। एपीसीबी क्या इस पर अपना विचार रखता है? सर, क्या आप लोगों ने तैयारी भी कुछ की है इसको लेकर? कुछ गाइडलाइंस भी क्या आप लोग की तरफ से जारी की गई है? देखिए, मैं एक सिविल सोसाइटी से हूँ। पॉल्यूशन कंट्रोल के प्रति जागरूकता और उसके प्रति जो एक्शन प्लान्स हैं उसके लिए हमने कई राज्य सरकारों के साथ भी काम किया है। एक प्रमुख समस्या हमें ये देखने को मिलती है कि जो क्लीन एनर्जी या हम एलपीजी का कहें इस्तेमाल या पाइप्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल हम कहें, वो दूर दराज के इलाकों में अभी भी कम है। और अगर वो उपलब्ध भी है तो वो लगातार यूज नहीं होता है। उसके पीछे कई कारण हो सकता है। एक तो अफोर्डेबिलिटी यानी उसकी कीमत एक समस्या, और एक व्यावहारिक पहलू भी है कि एक लोगों की पुराने तरीके से खाना बनाने का एक सिस्टम जो डेवलप होता है वो फॉलो करते रहते हैं। और दूसरी समस्या, हमने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग भी की थी गया में, और वहां हमने ये देखा कि आंगनबाड़ी में जब खाना पकाया जाता है पास में, तो उससे जो धुआं निकलता है वो प्रति मिनट 1000 माइक्रोग्राम पर यूनिट तक जाता है, PM2.5। आप समझ सकते हैं कि वो धुआं कितना घातक है। और महिलाएं और बच्चे ज्यादा बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। घरों का डिजाइन भी उस तरह का नहीं होता कई जगह की वेंटिलेशन उस तरह से प्रॉपर हो कि धुआं बाहर निकल पाए। तो मेरे ख्याल से इसके प्रति जागरूकता विलेज लेवल में, गांव के लेवल में, और क्लीन एनर्जी या हम जो कहते हैं कि उज्ज्वला योजना का जो प्रसार है वो हमेशा चेक करते रहना चाहिए। एक बार कनेक्शन दे देने से मेरे ख्याल से समस्या सॉल्व नहीं होती है। हमें ये देखना होगा कि इस्तेमाल कितना हो रहा है उसका, क्लीन एनर्जी का। और अगर सब्सिडी देने की जरूरत है तो मेरे ख्याल से वो भी देना चाहिए, क्योंकि एक हेल्थ कॉस्ट जो है इसका बहुत ज्यादा है। और इसके प्रति इलाज, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जीवन भर आपको इससे जूझना पड़ता है। और खास करके वो लोग प्रभावित हो रहे हैं जो कि स्मोकिंग नहीं करते, वो सिर्फ खाना पकाने और इन चीजों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इंडोर एयर पॉल्यूशन, जो घरों में एयर पॉल्यूशन
होता है, वो एक बहुत बड़ी समस्या अभी भी रह गई है भारत में। बिल्कुल है। और ये समस्या को लेकर के सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या इस समस्या को एक्नॉलेज किया जा रहा है, क्या इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है एक समस्या के तौर पर। डॉक्टर अनिल गुप्ता साहब हमारे साथ हैं, मेंबर हैं आप सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। डॉक्टर अनिल गुप्ता साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो बीमारी है, क्या इसके तहत और तमाम जो फिर आंकड़े भी सामने आ रहे हैं कि इस बीमारी के तहत 1 लाख में से 111 लोग मृत्यु का शिकार केवल राजस्थान के अंदर हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस चीज़ को लेकर के क्या चिंतित है? क्या आपकी तरफ से कोई इसको, सबसे बड़े सवाल जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले एक्नॉलेज एटलीस्ट कर लिया गया है सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की तरफ से कि हाँ ये एक समस्या है, इस पर काम करना है अब? जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों नमस्कार। देखिए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक रेगुलेटरी बॉडी है, वो बीच बीच में स्टडीज कराती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से राज्य सरकारों को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत उनको जस्ट अ मिनट, सॉरी, नहीं आप बताते रहिए सर। उनको इस तरीके से एक फंडिंग भी की जाती है। और जिस तरीके से आपने अभी बताया राजस्थान के अंदर, मुझे लगता है राजस्थान में 2-3 चीजें अलग से हैं। एक तो जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं उससे भी PM 2.5 और नैनो पार्टिकल्स का जनरेशन होता है। जो लोग भी, आपको सरप्राइज होगा, हम लोग शहरों में रहकर बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन ज्यादा है, PM 2.5 ज्यादा है, पर जो लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में रहते हैं उनसे भी PM 2.5 और नैनो पार्टिकल जो बिल्कुल माइन्यूट होता है वो जनरेट होता है और वो लोग भी अफेक्टेड होते हैं और कई मायने में वो डायरेक्टली इफेक्टेड होते हैं। उसके अलावा जो आपने अभी चूल्हे की बात की, अभी आपने देखा जिस तरह से पराली बर्निंग की बात हो रही है, पराली बर्निंग से सब जगह हो रहा है, पर ये भी देखा गया है कि बहुत सी जगह अब वो चूल्हे पे अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनके रेजिड्यूज होते हैं, आप उपले की जगह रेड्यूस वो भी इस्तेमाल करते हैं और वो डायरेक्टली उसको इनहेल करते हैं। ये भी एक चीज है, राज्य सरकार उसमें काम कर रही। पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए हैं उससे काफी मदद मिलनी चाहिए। पर राजस्थान में अगर आप देखें कुछ तरह की डिशेस ऐसी बनती हैं जैसे बाटी हैं वो नॉर्मली ट्रेडिशनल तरीके से ही बनाते हैं। आप किसी भी घर में चले जाइए, ठीक बात है। इवन आधुनिक घर में भी चले जाइए आप, और वो उसी तरीके से चूल्हा बनाएंगे, चाहे उनके घर पे गैस कनेक्शन भी है। पर्टिकुलरली जो बाटी जो है रोजाना खाई जाती है वो उसमें बनाते हैं। तो ऐसी कई, उनको या तो फूड हैबिट्स को ठीक करना पड़ेगा या कोई ना कोई ऐसा साइंटिफिक तरीका लेना पड़ेगा। पर मुझे एक चीज जरूर ये कहनी है कि जो गृहिणियां होती हैं वो, उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट इसलिए होता है कि जो कुकिंग करती हैं, जो ऑयल वो इस्तेमाल करती हैं। जो इंडोर पोल्यूशन की बात है, मुझे लगता है इंडोर पोल्यूशन तो कई बार एक्सटर्नल पोल्यूशन से भी ज्यादा है और अभी बहुत ज्यादा स्टडीज इस पे नहीं हुई, इसका इम्पैक्ट नहीं आया। पर मेरा ये मानना है कि ऑलमोस्ट जो भी किसी भी एरिया में है 1/3 कंट्रीब्यूशन इंडोर पोल्यूशन का होता है। मे बी दैट इज बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी या इंडोर। और क्या है कि हम सबसे उसको इजी लेते हैं, जो घर की हाउस वाइफ रहती है, जो खाना बनाती है, उसको कोई ऐसा ध्यान देता नहीं कि उससे पोल्यूशन, क्योंकि सबसे इजी तरीका है वो आप देखिए करीब 1 फुट या आधे फुट की दूरी पे से भी, जो चाहे वो आप कुछ भी कुकिंग कर रहे हैं वो डायरेक्टली इनहेल करती है। मे बी ऑयल वाला मैटर हो, चाहे गैसियस मैटर हो, चाहे कुछ भी हो। मैं तो कई बार ये मानता हूँ कि जो आपकी किचन है सबसे ज्यादा हैजार्डियस इन नेचर है। सबसे ज्यादा हमें लाइफ सेविंग फूड वहीं से मिलता है, पर सबसे ज्यादा हैजार्डियस भी है। आजकल चिमनीज आ गई हैं, वो काफी इफेक्टिव है, एयर प्योरीफायर आ गए हैं, वो भी हैं। पर कहीं ना कहीं ये जागरूक करने की जरूरत है कि ये जितने इसमें भी जागरूकता आप कह रहे हैं कि बड़ा रोल प्ले करेगी, जागरूकता का ही इसमें खास रोल है। भवरीन खंडारी जी भी हमारे साथ हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, आप पर्यावरणविद हैं। मैम, बड़ा सवाल ये है कि क्या जागरूकता तो ज़रूर कोशिश कर रही है, सरकार भी कर रही है, कोशिश ये भी की गई कि हर घर में सिलेंडर पहुंचाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह सर भी बता रहे थे कि पारंपरिक कुछ तरीके ऐसे हैं जिसमें लोग अमूमन अपनी ही मर्जी से वो तरीके नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में एक पर्यावरणविद के नाते से आप लोग क्या सलाह देते हैं आम लोगों को, और किस तरीके से इन चीज़ों को, इनका जो बढ़ता ग्राफ है इससे प्रदूषण का और बीमारियों का, कैसे उसको पारंपरिक चीज़ों को संजोते हुए कम किया जा सकता है? एक ने डॉक्टर गुप्ता ने क्लियरली बताया कि कितना इसका महत्वपूर्ण चीज है कि अपने आप को इंडोर एयर पोल्यूशन से बचाने के लिए। एंड जो आप बात कर रहे हैं, हमने भी वॉरियर मॉम्स में स्टडी करी थी और उसमें बड़ी क्लियरली नजर आया, जैसे बाकी बहुत सारे ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स है वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के, CPCB के, जहाँ दिखा ऑफ कोर्स है, ये बात कोई नई नहीं है।
लेकिन देखकर जब तुम देखते हो और जब वो महिलाएं ही देखते हैं कि वो AQI मॉनिटर में कैसे PM 2.5 इतना ऊपर जाता है, तो वो एक हर एक के ऊपर बड़ा असर होता है। सो एक बात होती है कि बोलनी और सेंसिटाइजेशन में जब वो आपके सामने ग्राफ्स ऊपर जाते हैं तो वो बड़ा असर होता है। और जो जरूरी बात यहाँ पर है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने इस पे काम किया है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने बहुत हेल्प करी सब्सिडी में के लिए, लेकिन ये उसके बाद जो LPG की प्राइस बहुत ऊपर गई कोविड के बाद, खासकर उससे बहुत काम लिमिटेड रहा। इसमें जो लोग हैं उन्होंने सिलेंडर्स तो उनके पास थे, बहुत सारी महिलाएं थे जो सिलेंडर्स थे, लेकिन हम जब वहां गए तो देखा कोई गमला बन गया है, कोई उस पर बैठता है, किसी ने कवर चढ़ा दिया था, क्योंकि वो अब उनके खरीद से बाहर था। तो एक ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है कि सब्सिडीज बढ़ाई जाए, कि LPG सिलेंडर्स मिले, और दूसरा कि प्राइसिंग हमेशा, क्योंकि कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्राइसिंग करनी पड़ेगी। और अगर जैसे PM मोदी ने भी बहुत अच्छी बात बोली थी कि सारे सारे हर आदमी खाना बनाता है, पूरा देश खाना बनाता है, अगर उसकी हम पोल्यूशन कर्व करेंगे तो एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सो ये जो चीज है, हमें गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं हर बारी, और यही इंफॉर्मेशन है जो हम इस ग्राउंड से जो मासेस हैं, अब जैसे हम बात कर रहे थे वेंटिलेशन वगैरह की, आम आदमी के पास कहाँ वेंटिलेशन है? वो एक कमरे में 6 बाय 6 कमरे में 8 लोग रह रहे हैं, वहीं खाना बना रहे हैं, वहीं बच्चे हैं, वहीं पर ही महिला है। और इसलिए जब सेंसिटाइजेशन है, फिर अब जब तक हम, क्योंकि हम तो सिटीजन्स हैं, हम सिर्फ समझा सकते हैं, बताते हैं उनको कहते हैं कि ये 1100 रुपए बचाने की अगर बचाएंगे तो उसके बजाय 50,000 रुपए साल का डॉक्टर को देना पड़ेगा। तो ये सब हम कर सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए फिर हम उनको समझाते हैं, थोड़ा बहुत हमने बाहर प्ले एरियाज बना दिए बच्चों के लिए, कि जो कुकिंग टाइम है, डेली वेज वर्कर्स यूजुअली 5 से 7 तक की खाना बनाते हैं, उस टाइम में बच्चे बाहर खेल सकते हैं, उनके लिए मटेरियल वगैरह थोड़ा बहुत। सो वो अपनी तरफ से एक महिला टू महिला जो एक हम सहयोग दे सकते हैं वो करते हैं। पर काम ये गवर्नमेंट जब पॉलिसी में काम करेगी और पुश करेगी, तो ये बहुत बड़े स्केल में होगा। आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, पर उत्तराखंड में जैसे हमने एक ग्रुप है जॉइंट विमेन्स प्रोग्राम, उन्होंने करा, तो वहां पे अब ऐसी जगहें हैं जहां कभी उन्होंने LPG देखी नहीं। तो ये हमें हमें बहुत जरूरत है कि हमारी गवर्नमेंट क्लीन कुकिंग LPG को हर जगह पहुंचाए, सब्सिडीज बढ़ाए। इसमें सबका, बिकॉज अगर हेल्थ है तो ये हेल्थ बेनिफिट्स इकोनॉमी को ही आएंगे, और इसमें देश का ही फायदा है। और ऑफ कोर्स वल्नरेबिलिटी तो है ही महिलाओं की और बच्चों की। बिल्कुल बच्चे ठीक भी बात है बहुत, जो प्रवीण जी। अर्ली सरकार, चाइल्डहुड डेवलपमेंट है। आप कह रही हैं कि सरकार ने ज़रूर कोशिश की है, लेकिन उस कोशिश को थोड़ा और मुकाम तक पहुंचाना होगा, ताकि जागरूकता के साथ साथ और थोड़ा सा प्रशासन इसमें अगर और बेहतरी से काम करे, थोड़ा सा और डीप डाउन द विलेजेस जाए, जिस तरह से आपने उत्तराखंड का एग्जांपल दिया कि कई घर परिवार तो वहाँ पर ऐसे कई रसोइयाँ ऐसी है जिन्होंने आज तक वो पाइपलाइन देखी नहीं, कि गैस की पाइपलाइन या LPG का सिलेंडर देखा ही नहीं है। तो ऐसे में प्रशासन इसमें बड़ा रोल प्ले करेगा। लेकिन फिर भी, क्योंकि डॉक्टर विकास मौर्य साहब, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे नेबुलाइजर का इस्तेमाल करना हो गया, या फिर पंप्स हो गए, क्या इस तरह की चीज़ें आप सजेस्ट करते हैं आमतौर पर आप लोगों को डॉक्टर्स की सलाह से? क्या जिन महिलाओं को शुरुआती में समस्या आती हैं, क्या ये यूज़ कर लेना चाहिए उनको? ये एक जनरलाइज ये मेडिसिन है, या फिर डॉक्टर की सलाह के बिना इसको बिल्कुल यूज़ ना करें लोग? देखिए, अगर आपको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की बीमारी हुई है और ये डायग्नोज हुई है और डॉक्टर ने बताया कि आपको ये है, तभी आपको ये दवाइयाँ लेनी होती हैं। ये जनरलाइज फॉर्म में नहीं लेनी होती हैं। तो इसमें खासकर जैसे मैंने बताया था कि यार मरीज को सिम्टम्स है, सांस फूल रहा है जो कि बढ़ता जा रहा है, खांसी हो रही है, बलगम है, और ये सीटी जैसी आवाजें आ रही हैं, जो कि ये दमा के लक्षण होते हैं, जिसको हम COPD कहते हैं, काला दमा भी कह रहे हैं, बिकॉज धुएं से ज्यादा होता है। तो इसमें लक्षण के साथ ही, और बीमारी अगर हमने डायग्नोज करी है, जिसके लिए हम लोग लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं, एक्सरे करते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं कुछ रूटीन, और बाकी मरीज की हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिन करते हैं, उसके बाद ही ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब होती हैं। तो उसके बाद ही हमें ये दवाइयाँ लेनी होती हैं, हमें अपने आप से ये दवाइयाँ नहीं लेनी है। विवेक चट्टोपाध्याय साहब, इसमें ये जो इसमें धुआं कौन सा निकलता है, कौन सी गैस इसमें निकलती है जब चूल्हे का इस्तेमाल महिलाएं करती हैं, गृहिणियां करती हैं, तो गैस कौन सी निकलती है इसमें? नाइट्रोजन ऑक्साइड है, या कौन सी गैस इसमें निकलती है जो कि सीधा हार्मफुल बन जाती है इतनी? विवेक चट्टोपाध्याय जी। जलता है वो।
उसमें फ्यूल जो है एफिशिएंटली नहीं चलता। इसके चलते क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, इवन आपके जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 बहुत ज्यादा होता है, और आधा जला जो कार्बन होता है जिसको ब्राउन कार्बन भी कहते हैं वो बहुत ज्यादा होगा। और कई तरह के ये जो एलिमेंट्स हैं ये आइडेंटिफाई किए गए हैं कि जो कि इसमें होते हैं, और इसके घातक प्रभाव कहीं ज्यादा होते हैं बिकॉज वो लंग्स में बैठ जाते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और इसके सीओपीडी तो एक प्रभाव है ही, और भी कई दुष्प्रभाव इसके सेहत में देखे गए हैं। तो जागरूकता मॉनिटरिंग भी इसकी कमजोर है। रूरल एरियाज में एक तो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन ही नहीं होते हैं, और घरों में तो खैर पर्सनल मॉनिटर से आपको इसको करके बताना होगा लोगों को कि कितना लेवल पॉल्यूशन का बढ़ रहा है घर में। तो इसकी मॉनिटरिंग भी मेरे ख्याल से सरकार को एक प्रोजेक्ट के तौर पर करके बतानी चाहिए लोगों को कि क्या इसके लेवल्स हो रहे हैं और कैसे आप इसको मिटिगेट कर सकते हैं। उसका जिम्मेदारी मेरे ख्याल से सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट को भी पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को पड़ता है कि इस तरह की जागरूकता बढ़ाए वो, और गैस की सप्लाई सुनिश्चित करे। अगर खाना बन भी रहा है तो मेरे ख्याल से वो अगर ओपन एरिया में हो रहा है तो थोड़ा बहुत वो हेल्प कर सकता है। परंतु हमें ये देखना होगा कि जो उन्नत चूल्हे हम बताते हैं, जो एफिशिएंट चूल्हे होते हैं, वो क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर ये प्रभाव है गवर्नमेंट का, इसमें प्रोग्राम काफी दिनों से चल रहा है, तो मेरे ख्याल से इसका एक ऑडिट होना चाहिए या रिव्यू होना चाहिए कि इंडोर एयर पॉल्यूशन अभी भी क्यों है और इसको कैसे इसके निजात लाया जा सके। नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक ऑडिट इसका बनता है, और हमेशा समय समय पर जब तक प्रशासन या सरकार या संबंधित विभाग जो है वो जब तक इसका ऑडिट नहीं करता रहेगा, बीच बीच में फॉलोअप नहीं लेता रहेगा कि कहाँ तक प्रोग्रेस पहुंची है, कितने नंबर्स डाउन हुए, कहाँ पर नंबर्स अप हुए, तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक एक बेहतरी के विजन को पूरा कर पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन डॉक्टर अनिल गुप्ता साहब, क्या कोई एग्जाम्पल आपके ध्यान में ऐसा आ रहा है अन्य जगहों पर जहाँ पर इस तरह की समस्याएं पनपी हो, सीओपीडी बीमारी ज़्यादा वहाँ पर आई हो, फिर उसको कंट्रोल में कर लिया गया हो? कैसे किया गया, जरा आप बता पाएं अगर कुछ एग्जाम्पल आपके कोई ध्यान में आ रही कोई जगह? नहीं, देखिए, जो अभी पहले एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की बात हुई, तो ये सच्चाई है कि अभी तक जो मॉनिटरिंग है ज्यादातर शहरों में है। पिछले दिनों हमने बोर्ड्स में इस विषय को उठाया था, और आप देखें जल्द ही जो रूरल एरियाज हैं वहां पर भी मॉनिटरिंग शुरू होने वाली है। क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में तो 40 मॉनिटरिंग स्टेशन है, हर 5 किलोमीटर पर एक है, पर रूरल एरियाज में नहीं है। और ये सच्चाई है कि अभी तक रूरल एरियाज में जो पॉल्यूशन है उस पर ज्यादा चिंता जाहिर नहीं हुई। और ये भी सच्चाई है कि जो आपने बीमारी के बारे में बताई ज्यादा है। इसके कई रीजन है। एक तो अवेयरनेस नहीं है, वहां पता ही नहीं होता लोगों को कि वहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। नॉर्मली अगर आप विलेजेस में जाएंगे, वहाँ इवन जैसे मान लो पराली बर्निंग हो रही है, कुछ हो रही है, तो लोग कुछ नहीं समझते, चलिए खुले में चलिए, खुले में चलिए। दिल्ली जैसे शहरों में तो लोगों को पता है आज भैया आज तो पोल्यूशन ज्यादा है, थोड़ा इंडोर रहिए। वहाँ एक जागरूकता की कमी है। जब वहाँ मॉनिटरिंग स्टेशन एस्टेब्लिश हो जाएंगे, इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है, तो लोगों को जागरूकता भी रहेगी। आपने राजस्थान की बात की, देखिए दो तरीके से पोल्यूशन होता है। एक तो होता है एंथ्रोपोनोजिक, जो मैन मेड होता है, एक नेचुरल। और नेचुरल जो राजस्थान में थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि वहाँ डस्ट स्टॉर्म ज्यादा आते हैं, और पर्टिकुलरली PM 2.5 और उससे नीचे के, जो आपने सीओपीडी की बात की, लंग्स की बात की, जो नैनो पार्टिकल है, इवन शहरों में भी अभी बहुत डिटेल में स्टडी नहीं है, जो लेस देन 1 माइक्रोन है, दे अफेक्ट अवर लंग्स मोर एज कम्पेयर टू दी PM 2.5 एंड 10। तो इस तरीके से अभी स्टडी चल रही है। इवन जो व्हीकुलर है, जो अगर आप टायर की बात करें, जब टायर घिसते हैं तो नैनो पार्टिकल जनरेट होते हैं। शहरों में वो स्टडीज हो रही है, पर रूरल में नहीं है। पर मुझे लगता है जैसे जैसे रूरल एरियाज में अभी सारा हर डिस्ट्रिक्ट में, इवन हर तालुकात में अब मॉनिटरिंग स्टेशन की बात हो गई है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत वहाँ फंडिंग रिलीज हो रही है, और वहाँ होंगे जब लोगों को ये पता लगेगा कि हमारे एरिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, तो नेचुरली वहाँ जागरूकता भी रहेगी और इन सब चीजों से बचेंगे। अभी इसमें फिर एक सवाल ये भी है कि जब ये मॉनिटरिंग होती है तो किन चीजों को डिटेक्ट किया जाता है, कौन से पॉइंट्स हैं जिनको एनालाइज किया जा रहा है उस वक्त? देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 पैरामीटर होते हैं। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नॉक्स, लेड, ओजोन है, और इसी हिसाब से PM 2.5 और PM 10। तो ये 8 पैरामीटर होते हैं। नॉर्मली अभी जो देखा गया है शहरों में जहां मॉनिटरिंग हो रही है, जो 6 पैरामीटर हैं अपार्ट फ्रॉम PM 2.5 और 10, वो नॉर्मली कंट्रोल में, क्योंकि सरकार की बहुत सारी स्कीम आई है, जैसे व्हीकल्स की आई है, बहुत सारा लेड फ्री पेट्रोल करिए, अब तो लेड की वही नहीं आता है,
अब तो लेड की रीडिंग ही नहीं आती, क्योंकि सरकार ने पूरे देश में लेड फ्री पेट्रोल किया। पहले लेड का आता था, सल्फर वगैरह का। अब ये क्या, थर्मल पावर प्लांट वगैरह काफी बंद हो गए इस तरीके से। और मोस्टली जो प्रॉब्लम रहती है और ये बीमारी भी जो लंग्स की होती है, वो PM 2.4 PM10 से ज्यादा इनहेलिंग कम हो पाती, कि मोटा पार्टिकल है। पर अभी एक जो चीज पे जिसपे काम अब चल रहा है, जो नैनो पार्टिकल, देखिए सबसे ज्यादा खतरनाक है PM1, और उससे नीचे का 0.1 भी आता है, जो पता ही नहीं लगता, जो आप चेक ही नहीं कर पाते। शहरों में भी वो नहीं पता लग पा रहा है सर। शहरों में सर वो उसके एनालिसिस अभी शुरू हुआ है, बिकॉज जो अभी बीमारी तो मतलब थोड़ा समय लगेगा उस एडवांस लेवल की मॉनिटरिंग पे थोड़ा समय लगेगा, पर उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। और वो उसका जो सोर्स है, देखिए ये अभी तक पता सोर्स जो है, मैंने जैसे टायर का बताया, नैनो पार्टिकल का पता लग गया, या इवन जब स्टेबल बर्निंग है तो उसमें हर तरह का पार्टिकल होता है, मोटा भी होता है, छोटा भी होता है। मेजर 10 हो जाता है। सर की तमाम जो प्रदूषण के जो कण है, इनका सोर्स क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। और समय इतना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने करी। लेकिन भवरीन खंडारी जी, एक बार आपका वाइंड अप कमेंट में चाहूंगा इस विषय पर, क्योंकि आप लगातार इन तरह के विषयों से जुड़ी रहती हैं। क्या कुछ आप सजेस्ट करेंगी आम लोगों को भी और उन विभागों को भी जो संबंधित है इस विषय से? बिल्कुल जी, ये सबसे जरूरी चीज है कि एयर पोल्यूशन को एक इक्विटी इशू समझना पड़ेगा। देयर इज सोशो इकोनॉमिक जस्टिस इन्वॉल्व विद इट, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ज्यादातर लोग हैं वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं, जो जैसे मैंने कहा एक बहुत छोटी जगह पे बहुत सो ये दो तरह के डीज हैं, धूल और धुआं, और ये दोनों ही उनके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि वो भी फ्लाईओवर के साथ भवरीन जी, धूल और धुआं, तो धूल और धुआं दोनों से ही बचने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया भवरीन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल गुप्ता साहब शुक्रिया आपका, विक्रम चट्टोपाध्याय जी आपका शुक्रिया, विकास मौर्य जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर जुड़ने के लिए। तो देखिए, प्रदूषण बहुत है और प्रदूषण का जो दर है वो भी बढ़ रहा है, AQI लेवल बढ़ रहा है, और अन्य ऐसी चीज़ें हैं जो कि सीधे तौर पर आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरत है खासतौर पर गृहिणियों को कि वो अपना बेहद ख्याल रखें। इस तरह के जन समस्या से जुड़े मुद्दों पर हम लोग रोज़ चर्चा करते हैं। आज इतना ही, नमस्कार।